Hello friends, today we are going to start the next one lesson of history, that is economic development. In this lesson we are going to study the economical development of India. We are going to study India's economic policy in this chapter. That includes a study of the mixed economy, 5-year plans and their success and failures, nationalization of banks, 20-point program, male workers strike, and especially the new economic policy of 1991. So all these points we are going to study in this video. Mixed economy, actually India had accepted mixed economy, then 5-year plans, all those things we have to study in this video. First of all, we have to understand the meaning of mixed economy. Mixed economy means the combination of capitalistic and socialistic economy. Generally, first of all, we have to understand the meaning of capitalistic economy. Capitalistic economy means the means of production are owned and managed by private individuals, and socialistic economy means the means of production are managed by state by the name of people. So such type of both type of economies are there, and mixed economy, it is a middle path of capitalistic and socialistic economy. It is a combination of both economies. यहाँ पे हमें मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे पहले समझना होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहा जाता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सब जो प्रोडक्शन होता है वो गवर्नमेंट करता है, उसका मैनेजमेंट प्रोडक्शन जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सब जो प्रोडक्शन होता है वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ओनर्स उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो इन दोनों के बीच में का रास्ता है मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे इंडिया में दोनों तरीके के सेक्टर्स देखे जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी है और गवर्नमेंट सेक्टर्स भी है। तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास भी होते हैं और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास भी होते हैं। मीन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट. So that is the definition of mixed economy. Then 5-year plans. Whatever the 5-year plans were arranged for the eradicating our Indian problems. मतलब जो इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है, पावर्टी है या इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इनको सॉल्व करने के लिए 5-year प्लान्स बनाए गए हैं। और ये 5-year प्लान 5 सालों के लिए काम करते हैं। 5 सालों का प्लानिंग किया जाता है और उस 5 सालों में कुछ गोल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं और उन गोल्स को पूरा करने का काम उस 5 सालों में किया जाता है। तो उसको 5-year प्लान्स कहा जाता है। उसके बाद 5-year प्लान के माध्यम से जो प्रॉब्लम्स है उनको जनरली सॉल्व किया जाता है। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, जो 14 नेशनलाइजेशन बैंक का हुआ था उसके बारे में हमें लर्न करने का है। उसके बाद 20-point प्रोग्राम, इसके बारे में भी हमें लर्न करने का है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि 1991 में आ गई थी। पीवी नरसिंह राव तब के प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी 1991 में, कोल्ड वार खत्म हो गया था और तभी हमारी इकोनॉमी जो थी वो फ्री बन गई थी। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीज़ों को हमारे इकोनॉमी में एक्सेप्ट किया था। हमारी इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में अटैच की गई थी। तो उस तरीके की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी हमें यहाँ पे लर्न करने की है। जैसे कि यहाँ पे दिया है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सभी जो टर्म्स है उनको एक्सेप्ट किया था इंडिया के इकोनॉमी में। और तब से हमारे इंडिया में शेयर मार्केट्स वगैरह ये सब जो डिपार्टमेंट्स है वो ओपन हो गए थे। तो सबसे पहले हम डिटेल में स्टडी करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, ये कैसे हमारे इंडिया में आई। ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द काइंड ऑफ इकोनॉमी
we would adopt after independence started much before India got independence. Our Prime Minister Pandit Nehru adopted the middle path rather than taking recourse to any extremes. Some countries had adopted capitalism while some had adopted socialism. मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मिडिल पाथ चूज किया है. उन्होंने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को भी एक्सेप्ट नहीं किया और सोशलिस्टिक इकोनॉमी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये दोनों तरीके के जो विचार थे, दोनों तरीके की जो थॉट प्रोसेसेस थी, वो एक्सट्रीम मतलब एंड का सोचने वाली थी. कैपिटलिस्टिक मतलब पूरा का पूरा वहां पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का अधिकार होता था. सोशलिस्टिक मतलब वहां पे पूरा का पूरा गवर्नमेंट का अधिकार होता था. तो इन दोनों के बीच में का रास्ता निकालने का काम और इन दोनों के बीच में का रास्ता चूज करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया. वो था मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन. हमें एक्सट्रीम कैपिटलिस्टिक भी नहीं होना है और एक्सट्रीम सोशलिस्टिक भी नहीं होने का है. तो दोनों के बीच में का रास्ता यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चूज किया है. उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है. तो ये कंट्रीब्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है कि जिनके कंट्रीब्यूशन से हमने मिडिल पाथ चूज किया है, मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया है. इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड. पहले हम समझेंगे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किसको कहा जाता है. तो वहां पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन करने के जो साधन वगैरह है, वहां पे मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है वो वहां के प्राइवेट पर्संस, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं. और जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहां पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और वहां का जो प्रोडक्शन होता है वो वहां का गवर्नमेंट करता है. मतलब वहां का गवर्नमेंट ही सब वहां पे प्रोडक्शन करता है. वहां पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट पर्संस या प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं प्रोडक्शन करती है. और मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी होते हैं. दोनों का कोलैबोरेशन यहाँ पे किया जाता है. क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो बल्कि होते हैं, वहां पे ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है. तो वहां पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. और कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं कि जिनमें आउटपुट बहुत ही कम होता है. तो ऐसे सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तैयार नहीं होते हैं. तो वहां पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है. जैसे कि एजुकेशन है, तो यहाँ पे एजुकेशन में आउटपुट इकोनॉमिकल कुछ भी नहीं है. उसके बाद रेलवे जैसी सर्विस, इसमें बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है. तो उतना कोई भी एक पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है. इवन जो डिफेंस जैसा सेक्टर है तो उसमें भी प्राइवेट पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. तो ऐसे कुछ सेक्टर्स होते हैं कि वो कुछ गवर्नमेंट के लिए मतलब वो रिजर्व होते हैं, गवर्नमेंट ही उसमें इन्वेस्ट करता है. और कुछ सेक्टर्स होते हैं कि वहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं. In order to achieve economic development of modern India, we gave preference to a model of mixed economy. We can see three parts in this kind of economy. तो इसको एक मॉडल के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का एक यहाँ पे मिडिल पाथ बनाने का काम यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी के माध्यम से किया गया है. दोनों भी सेक्टर्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं. तो यहाँ पे तीन सेक्टर्स हम देख सकते हैं. वो है पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, उसमें के बारे में हम जानकारी लेंगे. द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज की वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के कब्जे में होती है या गवर्नमेंट उसके ऊपर वॉच रखता है, या गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज होती है उन इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर कहा जाता है. जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट, जो डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट के कब्जे में होती है, तो उसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है. दूसरा है प्राइवेट सेक्टर. The industries in this sector are owned by private industrialists. Of course, the government supervises and controls them too. For example, consumer goods. अब कुछ इंडस्ट्रीज होती है कि वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास होती है, प्राइवेट ओनर्स के पास होती है. जैसे कि कंज्यूमर गुड्स,
अब डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज होती है और प्राइवेट कंपनीज उनका प्रोडक्शन करती है। तो इन सब इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट का वॉच होता है, गवर्नमेंट जो है उसको सुपरवाइज करता है, लेकिन इसके जो रियल मालिक होते हैं वो प्राइवेट एंटरप्रेनर्स होते हैं। तो ऐसे सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। जॉइंट सेक्टर, अब जॉइंट सेक्टर किसको कहा जाता है? इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट while some are run under government management। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स होते हैं कि जिनमें जॉइंट सेक्टर होते हैं कि कुछ हिस्सा वहां पे गवर्नमेंट का होता है और कुछ हिस्सा वहां पे प्राइवेट एंटरप्रेनर्स का होता है। तो दोनों के जॉइंट, दोनों का कंबाइनली वहां पे वो इंडस्ट्री चलती है, तो उस इंडस्ट्री को, उस सेक्टर को जॉइंट सेक्टर कहा जाता है। For mixed economy to run smoothly, there is a need for coordination between the private sector and the public sector। अब जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी स्मूथली चलने के लिए दोनों भी सेक्टर्स में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स दोनों में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, और सोशल वेलफेयर, इन दोनों को ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो कटिबद्ध होती है। An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both the capitalist and the socialist system। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के माध्यम से हमने क्या किया है, दोनों जो इकोनॉमीज है, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक, इन दोनों इकोनॉमीज में का जो अच्छा है उस अच्छे को हम मिक्स्ड इकोनॉमी में लाने का प्रयास करते हैं। A mixed economy cannot ignore the profit motive, entrepreneurship, discipline, time-bound planning, etc। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी जो प्रॉफिट मोटिव है उसको ध्यान में रखा जाता है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा गेन करने का प्रयास किया जाता है, और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, डिसिप्लिन को भी वहां पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, और जो टाइम बॉन्ड प्लानिंग है उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। A mixed economy also naturally tends to give priority to national interest। मिक्स्ड इकोनॉमी में नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटी दी जाती है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, और जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। The industries like defense, scientific research, education, road, railways, waterways, seaport and airport development require huge capital investment। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स होते हैं कि जहाँ पे बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। उन सेक्टर्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च है। अब बहुत सारे सैटेलाइट्स इसरो के माध्यम से लॉन्च किए जाते हैं, कभी कभी अनसक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स होते हैं कि जहाँ पे रिसर्च की जरूरत होती है, और रिसर्च सक्सेसफुल हो या ना हो गवर्नमेंट को वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो वहां पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं काम करती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। एजुकेशन है, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, सी पोर्ट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, ये सब चीजों के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, इसलिए वहां पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं इन्वेस्ट करती है, और इनमें रिटर्न्स भी बहुत कम होते हैं, लेट रिटर्न होते हैं। तो इसलिए वहां पे प्राइवेट जो पर्सन्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नॉट मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर कीन टू इन्वेस्ट इन दीज एरियाज। In such a situation, the government has to take the initiative. Thus, India adopted the mixed economy model and 5-year plans and started off on its path of development। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी और 5-year प्लान, इन दोनों के माध्यम से हमने इंडिया को डेवलप करने के लिए प्लानिंग बनाई है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी 1973 में, उसके बाद में जो इंडस्ट्रीज थी उसको स्पीड और उनको गति देने का काम भी किया गया है। प्रायोरिटी वॉज गिवन इन दिस पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, industrial families and foreign industries and remove the imbalance in regional development। अब इस पॉलिसी के माध्यम से प्रायोरिटी दी है कि जो हेवी इंडस्ट्रीज है और जो
इंडस्ट्रीज की फैमिलीज बन रही थी, फॉरेन इंडस्ट्रीज, इनमें जो इम्बैलेंस है वो इम्बैलेंस रिड्यूस करने का काम यहाँ पे उस 1973 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से किया गया है। द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। उसके अलावा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनकी तरफ भी ध्यान यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया गया है, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज बड़ी होती जा रही है और जो छोटे इंडस्ट्रीज है वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए वो क्लोज हो सकती है, बंद हो सकती है, इसलिए उनके तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ रहा है। अभी हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में जानकारी लेंगे। द कॉलोनियल पावर हैड एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली। हमें पता है कि 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन उससे पहले वहाँ इंडिया जो है था वो एक कॉलोनी था, ब्रिटिशों की एक कॉलोनी था, इसलिए ब्रिटिशों ने हमारा इकोनॉमिकल और यहाँ पे जो कुछ भी अच्छी चीजें थी उसको प्लंडर करने का काम किया है। The country faced several problems like poverty, unemployment, population growth। तो इसके कारण हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम, हमें जब इंडिपेंडेंस मिला तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में राइज हो चुके थे, जैसे कि पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सब चीज़ों में हम जो थे वो बैकवर्ड कंट्री थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया को फेस करना पड़ रहा था। इंडिया इस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन इन 1950। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने प्लानिंग कमीशन की रचना की। 1950 को प्लानिंग कमीशन की रचना की और इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। It formulated India's 5-year plans that included rural and agricultural development, balanced industrialization, provision for a minimum standard of living and economic development consistent with the democratic ideals। तो बाद में उन्होंने 5 ईयर प्लान्स की रचना की और उसके माध्यम से जो प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में फेस कर रहे थे हमारे इंडियन पर्सन्स, उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने का काम उन 5 ईयर प्लान्स के माध्यम से उन्होंने किया, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है या इंडस्ट्रीज है और जो लाइफस्टाइल है लोगों का, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन 5 ईयर प्लान्स की रचना की और हमारे इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का काम किया।